कहाँ पे लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था? जी, वी स्टॉप एट मैम हमने एक एग्जांपल की थी उसकी सीज फाइंड करने के लिए ई ऑफ टी ठीक है। हमने जो है वो बेसिकली हमने ग्रामियन वगैरह जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर लिया था। और ग्रामियन में व्हाट डिड वी टॉक अबाउट कि अगर हमारे पास जो है वो ग्रामियन मैट्रिक्स आ जाता है और उसमें वी एक्चुअली सॉ नंबर ऑफ थिंग्स कि एक तो हमने ये देखा था कि हमारा जो सोल्यूशन होता है, ओके लेट मी एक्चुअली रीकैप इन स्लाइड। और उसके बाद हमने ये देखा था कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आई थी। वी वर ट्राइंग टू सॉल्व फॉर द कोफिशिएंट सी, और p जो था वो हम r वाज एक्चुअली इक्वल टू द, हमने कहा था कि ये ग्रामियन मैट्रिक्स है विच वाज p1 p1 से लेकर pm p1 and then p2 p1 inner product and pm p2 and so pm p1 से लेकर pm pm के इनर प्रोडक्ट। और इसके लिए हमने स्पेसिफिक नाम दिया था जो कि हमने इसको ग्रामियन का नाम दिया था। r जो है दिस वाज p वाज एक्चुअली अ वेक्टर विच वाज वेक्टर ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेक्टर with all the basis p's जो हैं they were basis vectors. So x p1 x p2 से लेकर x pm। और जो चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी वो ये कि if pi's were linearly independent then r was invertible, विच मीन्स के C इक्वल टू R इनवर्स P से हम इसको फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो कंडीशन जो है इसका इन्वर्स कंप्यूट करवा देती है, लेकिन इफ़ यू डोंट वांट टू कंप्यूट द इन्वर्स, क्योंकि स्टिल इन्वर्स को कंप्यूट करना इज़ नॉट दैट इजी। सो अगर हमारे पास जो है ये ऑर्थोगोनल हो जाते हैं तो उस केस में सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स रह जाता था, जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाता था बिकॉज ऑफ द रीज़न कि व्हाट वी सॉ वाज के C1 वाज, एक मिनट ज़रा रुकिएगा, just जी। सो व्हाट वी सॉ वाज कि अगर हमारे पास जो है वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं तो उस केस में C1 कम्स आउट टू बी x p1 डिवाइडेड बाय p1 एंड p1 का इनर प्रोडक्ट एंड p2 p3 इसी तरह से, या मैं ये कह सकती हूँ कि ci इज इक्वल टू xpi टाइम्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल द वेक्टर्स। और अगर ये ऑर्थोगोनल के साथ जो है वो नॉर्मलाइज भी हमारे पास हो जाते हैं तो वी सॉ कि इन दैट केस हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती, इट कम्स आउट टू बी, हम इससे जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। सो जो हमारा एक्चुअली कंक्लूजन था वो ये कि इफ़ वी कैन समहाउ मेक द vectors
ऑफ द बेसिस सेट ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल, तो सोल्यूशन जो है वो आसान हो जाता है। तो उससे हम आगे आज मूव करेंगे। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लास्ट टाइम की थी और एक और एग्जांपल थी जिसको मैंने आप लोगों को कहा था कि आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन हम उसको थोड़ा सा दोबारा टच भी कर लेते हैं। इससे पहले कि हम आज का नया लेक्चर स्टार्ट करें, अगेन देयर आर सर्टेन अनाउंसमेंट। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी लास्ट टाइम कि 5% मार्क्स जो हैं वो क्विज़ के वो मैं क्लास पार्टिसिपेशन में करूँगी, एंड आई हैव एक्चुअली द नेम ऑफ ऑल द क्लास। जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं वो सारे के सारे नाम मेरे पास मौजूद हैं। तो मैं वन बाय वन जो है बीच में से क्वेश्चंस करूँगी, एंड देन आई विल डेफिनेट एक्चुअली एंटर मार्क्स है। और ज़ाहिर है एक ही क्लास में मैं सारी की सारी क्लास से जो है वो नहीं कर सकती क्वेश्चंस, सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट, आई विल जस्ट रेंडमली आस्क कि किससे जिससे आज पूछा है उससे मे बी कल ना पूछूं या वट एवर नेक्स्ट क्लास में नहीं। सो यू जस्ट इसका देखिए पर्पज़ जो है, मुझे ऐसा इतना फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट कि जो लोग लॉग इन होकर गायब हो जाते हैं वो ना हो, बिकॉज अदरवाइज आप लोगों के लिए कोर्स और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा आगे। सो आई जस्ट वांट यू टू बी हियर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो क्विज़ का टाइम आप लोगों ने क्योंकि मुझे खुद नहीं बताया तो मैंने खुद टाइम डिसाइड कर लिया है कि फ्राइडेज़ को जो है वो आपके क्विज़ेस 5 to 6 PM जो है वो जिस वीक में भी क्विज़ में अनाउंस करूँगी, हम मंडे या वेंसडे को नहीं करेंगे, फ्राइडेज़ को हुआ करेंगे। और उस क्विज़ में जो है वो मतलब मैं अपलोड कर दिया करूँगी उस टाइम पे क्विज़ेस। यू नीड टू बी ऑनलाइन ऑन टीम ऑन फ्राइडेज़ फ्रॉम 5:30 to 6 PM। आपने क्विज़ के दरमियान में जो है वो कैमरास को ऑन करना है। क्विज़ के साथ साथ मीटिंग भी जो है वो ऑन हुआ करेगी, और मैं उसको रिकॉर्ड करूँ ना करूँ, बट आई विल बी लुकिंग एट इट कि आप लोग जो है वो कैमरास आपने ऑन किए हुए हैं कि नहीं ऑन किए हुए हैं, अदरवाइज जो है वो मार्क्स आपके डिटेक्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वो आप लोगों का क्विज़ होगा। जो भी चीज़ हम आज तक कवर करेंगे वो उसमें इंक्लूडेड होगी आफ्टर लीनियर इंडिपेंडेंस, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंस जो है वो हमने लास्ट टाइम के क्विज में इंक्लूड कर लिया था, तो वहाँ से लेकर आज तक का जो लेक्चर है उसमें इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा मिड टर्म, ये दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट मिड टर्म इज़ ऑन November 25th को जो है वो इंशाल्लाह होगा। उसका जो कोर्स होगा वो बाय द सेकेंड वीक ऑफ नवंबर जो है या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही जो है आई विल लेट यू नो कि कहाँ तक का कोर्स होगा, एंड वी विल ट्राई टू हैव सम क्लास जिसमें हम थोड़ा सा जो है वो समराइज भी कर सकें जो हमने शुरू से अभी तक किया हुआ है, बट दैट विल कम इन नवंबर। नेक्स्ट वीक के बाद जो है वो हम किसी टाइम पे करेंगे। अच्छा, जहाँ पे हमने रोका था, ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन मैंने रिकैप थोड़ा सा पहले ही कर लिया है कि हाउ डू दे वर्क, कि अगर हमारे पास जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास सी इस फार्मूला से निकल आएगा। इफ़ दे आर ऑर्थोगोनल तो उस केस में हमारा ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है, एंड इफ़ दे आर ऑर्थोनॉर्मल तो सिंपली इनर प्रोडक्ट ऑफ जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन वेक्टर है विच ईच ऑफ द बेसिस वेक्टर से हम कोफिशिएंट्स को वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल की हमने बात की थी लास्ट टाइम। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो कि इस कोर्स के रेफरेंस से, नॉट ओनली इस कोर्स के रेफरेंस से, आप आगे भी जाके डिफरेंट कोर्सेज में देखेंगे कि दिस इज़ यूज अ लॉट, विच इज़ सिंपली सेइंग कि जो हम जो डोमेन हम यूज़ कर रहे होते हैं, डॉट प्रोडक्ट है या L2 नॉर्म्स वगैरह को हम यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस द ऑप्टिमम error is always orthogonal to the सब स्पेस के जिसके ऊपर आप या जो डेटा वेक्टर की आप बात कर रहे हैं या जो बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहे हैं उस पर ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, और ये चीज़ बार बार यूज़ होगी, पहले भी हम यूज़ करते रहे हैं। सो दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ रिमाइंडर। वेटेड लीस्ट स्क्वायर की हमने बात की थी, एग्जाम्पल की बात की थी, और एग्जाम्पल के बाद वी टॉक्ट अबाउट वेटेड लीस्ट स्क्वायर। इसको फिलहाल जो है वो हम छोड़ देते हैं, अगेन हम अगले एग्जाम्पल में भी इसको टच करेंगे। सो वी विल जस्ट मूव टू अनदर एग्जाम्पल, और उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अब अनदर एग्जाम्पल जो मैंने ओके लेट्स डू इट हेयर टुगेदर। जो इसमें बेसिकली ये एग्जांपल जो है वो है तो छोटी सी एग्जांपल, और इसको जो करने का पर्पस जो है वो ये है कि हमारे पास जो जो पिछला वाला हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने देखा था कि वी एक्चुअली हैड ऑल जो हमने R कंप्यूट किया था उस केस में, इन दैट केस R में वी हैड ऑल द we had to compute all the
कंपोनेंट्स ऑफ आर, जितने भी उसके एलिमेंट्स थे जो अपर ट्रायंगुलर के जो है ना, बिकॉज ऑफ द रीजन कि लोअर तो हम उसी को रिपीट कर लेते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत पेश आई थी। या व्हाट वी एक्चुअली नो इज़ कि जब हमारे पास जो भी हमारे पास वेक्टर्स थे, दे वर नॉट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल भी नहीं थे और नॉर्मलाइज भी नहीं थे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स नहीं थे। तो इन केस में, उस केस में क्या था, अगर हमारे पास आर, एक्चुअली जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इफ़ आर जो है इसका ऑर्डर n/n है, इफ r इज n/n, तो इसको कंप्यूट करने के लिए यू विल नीड n टाइम्स n-1/2 टर्म्स। ठीक है कि आपके पास जो है या इतनी जब आप कंप्यूटेशंस करेंगे तो आपको जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सिर्फ इसकी ज़रूरत आपके पास होगी। तो इन दैट केस, इन द लास्ट एग्जांपल वी सॉ कि हमें पूरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है उसको कंप्यूट करना पड़ा था। अब जो है वो अगली जो एग्जांपल है, ये छोटी सी एग्जांपल है और इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये देखना चाहेंगे कि अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस सेट है तो उस केस में व्हाट विल बी द एडवांटेज। और इसमें जो वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास x ऑफ t जो है इट बिलोंग्स टू कंटिन्यूअस functions, actually it should be C, पता नहीं L2 मैंने इसको क्यों लिखा हुआ है। anyway, it belongs to continuous function जिनकी जो डोमेन है वो 0 से लेकर 4 तक है, सच दैट अब मेरे पास जो x ऑफ t को मैंने डिफाइन किया हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज x ऑफ t इज इक्वल टू t फ्रॉम 0 to 2 and 4 minus t from 2 to 4। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन कि पहली बात तो ये कि ये जो मेरे पास x ऑफ t है, दिस इज़ फ्रॉम 0 to 4। अगर मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो इट इज़ इक्वल टू t फ्रॉम 0 to t, तो ये तो हमें पता है कि व्हाट इज़ दिस टेलिंग अस, दिस इज टेलिंग अस कि दिस इज़ गोइंग लाइक दिस, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो हमारे पास जो है वो सिंपल 1 हो जाएगा। और हम मतलब इसका मतलब है कि जो t की वैल्यू है वही x जो t की वैल्यू है, तो दिस इज सिंपल दिस लाइन। और जब मैं 2 से आगे निकलती हूँ तो 4 माइनस t की वैल्यू है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये 2 है, उसके बाद जब अगर मैं यहाँ पर 3 पर आती हूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो इट विल बी मूविंग लाइक दिस, और 4 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या सिंपल जो है वो ट्रायंगुलर फंक्शन है हमारे पास इस तरह की फॉर्म में। अब व्हाट वी आर सेइंग इज के जो बेसिस, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, बजाय इसके कि मैं इसको लिखूं, लेट मी प्लॉट दैम। ठीक है, लेट्स सपोज के बेसिस सेट जो है उसको हम इस तरह से प्लॉट करते हैं। लेट मी प्लॉट इट हियर इन अदर कलर। मेरे पास जो है वो मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास 4 बेसिस सेट्स हैं और ये हमने पहले भी देखे हैं बेसिस सेट। ये वाले जो हैं वो ऐसे नहीं है कि हमने एक एग्जाम्पल में जो है वो पहले भी देखे थे, और इसमें 1 से 2 तक है, देन 2 से 3 तक है, एंड देन 3 से 4 तक है। ठीक है, और ये सारे के सारे मैग्नीट्यूड्स 1 है। अब मुझे ओके, आई हैव अ क्वेश्चन, आर दे ऑर्थोगोनल और Yes, ma'am. ओके ओके, लेट मी आस्क समवन। सिराज हैं जी? सिराज, ओके, आई गेस सिराज इज नॉट देयर। कौन है? मुझे ये 15 के 15 लोग तो नज़र नहीं आ रहे। बिलाल हैं? ओके, बिलाल यहाँ पे तो नज़र आ रहे हैं, बिलाल इज नॉट देयर। मेरे पास जो है ना वो मैं नाम भी देख रही हूँ साथ साथ, एंड देन आई एम जी रिमशा ने मुझे कहा है कि दीज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, विच आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहती हूँ, बिलाल इज नॉट देयर, व्हाट अबाउट मीर हमजा?
ओके यस मैम। जी मीर हमजा बताएं ये कैसे है ऑर्थोगोनल? मैम वो इनका डॉट जो इनर प्रोडक्ट है मैम वो 0 है ना, कि जो फर्स्ट वन है उसकी 1 पे वैल्यू जो है लेट्स सपोज 1 है, तो जो नेक्स्ट है उसकी 0 है, या जो 0 पे है वो उस ओके नेक्स्ट वन की उस पे 1 है, तो वो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस, तो मैम 0 बनता ठीक है। है ठीक है। सो वो जो है वो ठीक है, ऑर्थोगोनल जो है ये हो जाते हैं। ओके व्हाट अबाउट आर दे नॉर्मल? ये अब मुझे बताएंगे। यस लेट मी आयशा, ठीक है आयशा ने जो है, आयशा कैसे हैं ये, नॉर्मल कैसे हैं, हाउ वुड यू? मैम ये बेसिकली बेसिस सेट है किसी भी वेक्टर के लिए। हाँ लेकिन सेट का ऑर्थो नॉर्मल होना इज नॉट अ मस्ट। हम बेसिस सेट को ऑर्थो नॉर्मल कर सकते हैं। मैम इसमें बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड 1 है, P1 को हम P1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 1 आएगा। जी, और जो मैम कि यूनिटी लेता था। वो ठीक है नॉर्मल कि आपके पास जो है वो किसी भी दो का अगर आप उसका उसके साथ ही इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, और ये चीज़ हमने जो है वो ये चीज़ बेसिकली लास्ट टाइम ये एग्जांपल में ही किया था कि दे आर ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल, तो इसलिए जो है वी नाउ वी गेट इट कि हाँ जी ऑर्थोनॉर्मल है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है व्हाट वी वांट टू, सो इससे अब हमें क्या पता चल गया, अब अगर ये चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि दे आर ऑर्थोनॉर्मल, देन इट मीन्स कि हमें सीज निकालने के लिए क्या चाहिए होगा। अब सी वेक्टर जो है सबसे पहले तो ये है कि अगर मैं इसको इफ आई आस्क यू कि गिव मी, यानी अब जो मेरे पास बेसिस सेट है, अगर मैं इस बेसिस सेट को लिखती हूँ तो दिस इज एक्चुअली पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शंस है ना। अगर हमने लास्ट टाइम भी जो है इस चीज़ को किसी लेक्चर में हमने इसकी बात की थी कि दीज आर पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शंस जो कि डिफाइंड हैं ऑन इंटरवल्स फ्रॉम 0 से 1 तक हैं, फिर दूसरा इंटरवल जो है वो 1 से 2 है, एंड सो हमारे पास जो है 2 से 3 एंड 3 से 4 है। अब इस केस में अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपने इस x ऑफ t को, आई वांट यू टू राइट x ऑफ t एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 वेक्टर्स, ठीक है, कि जो बेसिस वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो अननोन है जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दिस इज p3, दिस इज इक्वल टू c1 c2 c3, यानी c जो मेरे पास कॉलम वेक्टर है दैट इज c1 c2 c3 एंड c4। c1 c2 c3 एंड c4, हाउ डू वी कंप्यूट इट? अब इसका क्या फायदा हो गया अगर हमें ये पता है कि पहले से ये मैम इसके लिए अच्छा, अब आप मुझे ना कोई खुद से अगर जवाब दे दो, जस्ट लेट मी नो योर नेम आल्सो, ताकि ये कि मैं अपने पास आई एम रियली मार्किंग इट, ठीक है? तो आप लोग जो खुद से जवाब देते हैं जाहिर है उसकी भी मैं रिकॉर्ड रखूंगी, और जो मैं खुद पूछती हूँ उसका भी रखूंगी। सो जस्ट अगर खुद से आप दे रहे हैं तो जस्ट टेल के आपका नाम क्या है और उसके बाद जवाब देना शुरू करें। जी रायान। रायान, जी रायान बताइए कि अब मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? मैम इसमें हम लोगों को पता चला कि ऑर्थोनॉर्मल भी है, नॉर्मलाइज्ड भी है और ऑर्थोगोनल भी है ना। तो इसमें हम लोग जो है C1 इज इक्वल, हमें आर इनवर्स की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये दोनों कंडीशंस हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसमें जो हम लोगों को C1 मिलेगा वो इनर प्रोडक्ट X और P1 के साथ में। ओके गुड, सो इसका मतलब है कि वी विल जस्ट have to compute this thing, ठीक है? xp1 xp2 xp3 xp4। चलें, अब नेक्स्ट चीज़ है, इसका मतलब है कि वी नीड टू कंप्यूट दिस। अब आप में से जो है ना, लेट मी जस्ट गिव कुछ नाम मैं लेती हूँ, और आप लोग जो है ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कंप्यूट करें, बजाय इसके कि हम सारी की सारी चीज़ें सब लोग करें कंप्यूट। एक्स P1 जो है अमजद हैं, इसमें ठीक है अमजद, आप XP1 का आंसर बताएं, ठीक है? अच्छा, अहमद हैं, अहमद अली, ओके नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि सिराज तो नहीं है, ठीक है, सिराज इज नॉट हियर। सिकंदर हैं? नो। बुशरा?
यस मैम। चलें बुशरा, आप मुझे XP2 का आंसर कंप्यूट करके दो। देखिए दिस इज समथिंग जो कि ऑन कैंपस क्लास में तो मेरे ख्याल में हर लेक्चर में करती हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लेट्स ट्राई। महरोज हैं? मैम ये स्क्रीन पीछे वाली कर दें। मैं करती हूँ, ठीक है। अच्छा महरोज नहीं है, ओके ठीक है। अच्छा और मैमुना है? नो, ओके। बुशरा इज डूइंग दिस। अच्छा नसीम है? जैद? हमजा रियाज? यासिर? ये लोग हैं भी कि छोड़ गए? शाहान? गुल मोहम्मद? अमजद? अच्छा अमजद को तो मैंने कह दिया। इतरत हैं? यस मैम। अब्बास हैं? यस मैम इतरत। इतरत हैं, चले इतरत आप X और P3 P2 करें कंप्यूट। और अब्बास हैं? यस मैम। जी अब्बास आप X P4 P3 कंप्यूट करें। ओके मैं यहाँ पे और लेट्स टेक मे बी 2 मिनट्स ईच। और मुझे सर वो चारों लोग चारों चीज़ें बताएं। मैम XP2 की वैल्यू 10 आ रही है। C3 C2 मैम। XP3 की C2 मैम C2। नहीं 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 10 कैसे आ रही है? मेरे पास तो XP2 जो है ये आ रही है 3/2 आ रहा है। मैम हाँ मैम XP2 is 3 is it? नहीं 3/2 है। मेरे पास 3/2 है। मेरे पास 3/2 आ रही है। ठीक है और मैम XP2 मीन्स के P1 अच्छा ठीक है। एक्चुअली हाँ जी P1 P2 का मतलब ही यहाँ पर 3/2 आ जाएगा जी। ठीक है दोबारा से आप मुझे लगता है कि मैंने चले खैर ठीक है। XP3 कौन कर रहा है कंप्यूटर, P4 कौन कर रहा है? P4 पता नहीं मैंने किसी को दिया भी है कि नहीं दिया हुआ। इन एनी केस XP1 क्या आ रहा है? XP1 शुड बी इजीएस्ट। मैम हाफ। अमजद आप कर रहे हैं, हाफ आ रहा है जी। जी अमजद आप कर रहे थे ना? XP1 आपके यस पास क्या आ रहा है? मैम अभी नहीं नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये इतना लंबा तो नहीं है।
t को करना है आपने इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1. You give between. What about xp? Ma'am, 3/2. ठीक है, 3/2. Yes, ma'am. 3 to 3/2 आ जी रहा है। अमजद क्या है? मैम हाँ, 3/2 मैम। मैंने 1/2 तो वैसे क्या 3/2 आ रहा है? P3 मैम। xp3 हाँ ठीक है 3/2 आ रहा है. 4 वाला किसी ने किया है? मैम 1/2 आ रहा है. हाफ आ रहा है. ओके सो उससे इन अदर वर्ड्स अगर हम इन सारे वैल्यूज को जो है ना वो यहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो दिस इज एक्चुअली विच इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन. इसका मतलब है कि जो बेसिस वेक्टर हमने बेसिकली चूज किया है दिस इज नॉट अ वेरी गुड बेसिस वेक्टर, जो कि हमें नजर भी आ रहा है ना, बिकॉज ये जो हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है ये पीस वाइज तो नहीं है, लेकिन उसको हम अप्रोक्सीमेट अगर पीस वाइज बेसिस वेक्टर से कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस विल बी दिस इज एक्स ऑफ टी एंड दिस इज एक्स हैट ऑफ टी विच इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ दैट इन द बेसिस इन द वेक्टर स्पेस जो कि इन बेसिस वेक्टर से हो रहे हैं. लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ जो एग्जांपल का पर्पस ये था कि वी कैन सी के इफ दे आर ऑर्थोनॉर्मल तो द थिंग्स बिकम अ लॉट इजियर एज कंपेयर टू जो हमने लास्ट टाइम कंप्यूट किया था. ओके now let's move forward. हमारे पास we will actually see another way of solving the यानी it's not an other way मतलब another manner के जिसमें हम same set of equations को solve कर सकते हैं. ठीक है, और उसमें जो है वो हम ये करेंगे कि we will start with the same set of equations कि हमारे पास जो है we have a vector space जिसमें सब स्पेस है जिसके बेसिस वेक्टर्स जो हैं उनको हमने p1 से लेकर pm तक डिफाइन किया हुआ है. एंड वी नो अगेन ये वाली जो चीज़ है ये हमने बहुत दफ़ा जो है वो देखी है कि इफ़ वी हैव अ वेक्टर हेयर एंड वी आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग इट ऑन अ सब स्पेस x हैट. सब स्पेस के ऊपर जो t है इसके ऊपर हम x हैट पे अगर इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस वी हैव सीन के जो ये x हैट है दैट शुड बी एक्चुअली समथिंग दैट वी शुड बी एबल टू राइट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर स्पेस t सबस्पेस t. और एंड दिस इज देयर इज नथिंग वेरी न्यू इन इट, हम इसको बार बार यूज कर रहे हैं. और एक जो चीज़ हमने देखी थी वो ये कि जो x है दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू x हैट प्लस सम एरर वेक्टर. ठीक है, लेकिन ये कि अब फिलहाल जो है हमारे पास अगर मैं इसको फर्दर इस चीज़ को बिकॉज दिस इज सम ऑफ हाउ कैन आई राइट इट c1 p1 plus c2 p2 plus so and so on cm pm. ठीक है, और इसको जो है वो फर्दर अगर मैं मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट इट एज not matrix actually ये this will be a this is simply multiplication of number of vectors with scalars. ठीक है, p1 p2 और ये चीज़ जो है अगेन ये वाली चीज़ भी हम डिफरेंट एग्जांपल्स में जो है वो कर चुके हैं. पीछे जो हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं कि आपके पास ये अगर एक नंबर लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ कॉलम वेक्टर्स विद स्केलर और जिसके बाद जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाता है और जो स्केलर है उसको हम एज अ कॉलम वेक्टर इस तरह लिख सकते हैं. और ये जो है बेसिकली मैंने पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था मगर मैंने बाद में इसलिए चेंज कर दिया कि आई डोंट नीड टू राइट all of p1 in terms of its component, all of p2 in terms of its component, मगर मुझे पता है कि अगर ये तमाम के तमाम वेक्टर्स हैं तो दिस इज एक्चुअली अ मैट्रिक्स. जिस मैट्रिक्स के जो है ईच कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय वन स्केलर और जब सारे के सारे जो स्केलर्स कॉलम्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वहां से हमें एक्स हैट मिल रहा होगा. नाउ लेट्स सपोज कि वी आर टेकिंग दिस
दिस मैट्रिक्स टू बी सब मैट्रिक्स A, और इस वेक्टर को मैं वेक्टर C कह देती हूँ। तो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि x हैट जो है मेरे पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू A टाइम्स C। और x जिस तरह हमने डिफाइन किया हुआ था, तो x अगर हम मेरे पास जो है वो x हैट प्लस E है, तो इन अदर वर्ड्स A और C से जो मुझे चीज़ मिल रही है दैट इज x हैट, जो कि मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिल रहा है, विच इज अगेन नथिंग न्यू, लेकिन वी विल ट्राई टू सी अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग। और उसमें जो है अब जो अगेन हमने ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल जो है वो उसके थ्रू देखा है लास्ट टाइम, और हम पीछे से ये देखते रहे कि इफ़ वी डिफाइन द प्रोडक्ट टू बी इनर प्रोडक्ट, inner product to be dot product, and if we define the norm induced to be L to norm, in that case ये condition जो हमारे पास, ये जो error है, it will be orthogonal to of these vectors p1 p2 p3, ठीक है। और in other words मेरा this is again something not new. We know that कि this will be equal to, which means कि मेरे पास for j from 1 to लेके m तक it will be equal to 0. अब यहाँ seen is कि अब we can write this error as x minus ac. So it means कि I can write this as x minus ac. C is a vector, A is a matrix, inner product with j equal to 0 for all j from 1 to m. और इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअली हर j के लिए जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच मीन्स कि मेरे पास इसका इनर प्रोडक्ट विद p1 0 होगा, विद p2 0 होगा, विद p3 0 होगा, एंड टिल pm 0 हो जाएगा। एंड वी नो कि हम इनर प्रोडक्ट को, अनदर वे ऑफ राइटिंग द इनर प्रोडक्ट इज दिस थिंग, कि मेरे पास जो है या इन अदर वर्ड्स में क्या, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस विल बी इक्वल टू पी जे हर्मिशियन एच। हर्मिशियन जो है इट मीन्स के कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज दोनों है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन दिस कोर्स जो एग्जांपल्स करते हैं उनमें हम रियल एंट्रीज दे रहे होते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोज को भी यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देते हैं, बट टू मेक इट मोर जेनेरिक आई कैन राइट इट लाइक दिस, और आई कैन राइट इट लाइक दिस। इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, आई नो कि जो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई या एक्स हर्मिशियन वाई और वाई हर्मिशियन एक्स, इट डिपेंड्स कि आप किसको पहले रखते हैं किसको बाद में रखते हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन लगाई हुई है, और यहाँ से वी आर गेटिंग दिस कंडीशन कि this is 0 for all j from 1 to m. ओके अब जब मैं इसको कंबाइन अगर करती हूँ, सो इट व्हाट एम आई सेइंग इज कि इसका मतलब है कि p1 हर्मिशियन टाइम्स AC x क्या था वो मेरे पास, AC माइनस एक्स था या x माइनस AC था, x माइनस AC, ठीक है, x minus AC is equal to 0, then P2 again times x minus AC equal to 0, and so PM x minus AC equal to 0. अब आप देखें कि इन तमाम की तमाम में अब दे आर एक्चुअली नंबर ऑफ इक्वेशंस, और इन तमाम इक्वेशन में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है मेरे पास वो ये वाली टर्म आ रही है, और ये वाला जो है वो जो, अच्छा लेट मी राइट इट, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, तो ये जो बाकी के बाकी वेक्टर्स हैं मेरे पास, दे आर ऑल कमिंग आउट टू बी समथिंग विच आर डिफरेंट, और इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से इज कि मैं इनको
इन वेक्टर्स में से सब में से ये जो P1 हार्मेशन है, P2 हार्मेशन है, P2 हार्मेशन है एंड सो PM हार्मेशन जो है, अगर मैं इसको एज अ मैट्रिक्स के फॉर्म में सबको लिखना चाहूँ, इन सारों में से जो कॉमन चीज़ निकल रही है दैट इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखें ये वाली जो चीज़ है A वॉज इक्वल टू P1 P2 PM एंड रिमेंबर दिस थिंग कि दिस P1 से PM तक ये क्या है, तमाम के तमाम ये कॉलम वेक्टर्स हैं। अगर मैंने इनको हार्मेशन ले लिया है तो इसका मतलब है कि क्या बन गए, रो वेक्टर्स बन गए। ठीक है, या अगर हार्मेशन या ट्रांसपोज अगर समझ लें, ठीक है, कि अगर फर्ज करें कि ये रियल होते अगर, और मैं अगर इसको इन सारों का मैंने ट्रांसपोज ले लिया होता तो इसका मतलब है कि ये रो की फॉर्म में है, एंड रो की फॉर्म का मतलब है कि आई कैन राइट देम लाइक दिस, कि आपके पास अगर कॉलम जो थे वो इस तरह से हमने साथ साथ स्टैक किए हैं, तो जब रो हो जाएंगी तो वो पैरेलल में इस तरह से स्टैक हो रही होंगी इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद, सो इन अदर वर्ड्स मैंने जो ये मैट्रिक्स बनाया हुआ है, दिस मैट्रिक्स हैज, मेरे पास जो इसका अगर मैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स देखती हूँ तो दिस इज एक्चुअली द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और इन अदर वर्ड्स के जो मेरे पास कॉलम था, अब आप देखें ना इसका जो कॉलम्स होंगे दे विल बी एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि ये जो मैट्रिक्स है दैट इज एक्चुअली हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको अब हम करके एक छोटी सी एग्जांपल देख भी सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5, ठीक है, एंड आई राइट इट एज P1 एंड P2। P1 is 1 4 and P2 is 2 5. ठीक है, let me take P1 transpose. P1 transpose is 1 4, P2 transpose is 2 5. So अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख देती हूँ, let's suppose कि मैट्रिक्स B which is equal to P1 transpose P2 transpose, in the vertical direction हमने उनको स्टैक किया हुआ है, these are all vectors, तो ये क्या हो जाएंगे 1 4 2 5, which is actually A transpose. ठीक है, so again this is something that you need to remember for the remaining course, या ज़रूरी नहीं है कि कोर्स में, अब कोर्स के बाद भी जो आप ये क्या चीज़ याद रखें कि आपके पास अगर कॉलम्स हैं उनको स्टैक करके आपने एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है और फिर आप उन हर कॉलम का जो है ट्रांसपोज लेके वर्टिकल स्टैकिंग करके मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो एक दूसरे के ट्रांसपोज आ जाते हैं, और अगर इफ़ देवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो इसका मतलब हर्मिशियन हमारे पास आ जाते हैं। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि एट द एंड इस पूरे का पूरा जो मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पर कहाँ लिखा था मैंने, हाँ जी, ये वाला जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स है, दिस थिंग, दिस इज ए हर्मिशियन, सो आई कैन राइट I can write this whole thing as A Hermitian X minus AC equal to 0, या इसको जो है फर्दर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इससे A Hermitian X minus A Hermitian AC equal to 0, or I can write it as A Hermitian X equal to A Hermitian AC. ठीक है, अच्छा, let me write it again here. So what I am saying is कि A Hermitian AC is equal to A Hermitian X. ठीक है, अगर आपको याद हो जो पहले हमने सॉल्व किया है ग्रामियन के थ्रू, उसमें हमने इसी सेट से स्टार्ट हुए थे एंड वी गॉट दिस थिंग RC इक्वल टू P। ठीक है,
सो व्हाट डज इट मीन कि अब इससे भी का मतलब है कि अब मैं अगर यहाँ से C निकालना चाहती हूँ तो आई हैव दिस A जो है दैट विल बी अगेन अ मैट्रिक्स। तो अगर मैं इधर से सॉल्व करना चाहती हूँ तो आई नीड टू हैव A इनवर्स टाइम हेयरमेशन X, और जब हमने ग्रामियन वाला यूज किया था तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू R इनवर्स टाइम P। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि बेसिकली अगर आपके पास मैट्रिक्स A अवेलेबल है विच इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द बेसिस वेक्टर्स, या जो जिन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे जो है वो आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने डेटा को, तो आप R कंप्यूट करने के बजाय दिस इज इक्वल टू R, ठीक है। और ये जो P है वेक्टर, दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो डायरेक्टली फ्रॉम द मैट्रिक्स जो भी आपके पास है उससे आप ये कंप्यूट कर सकते हैं both of them. So this is just another way of computing both of R and P, और आगे से सॉल्व करने के लिए जिस तरह मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि you just need to take the inverse. So it is the same thing कि इस केस में so what we are just actually seeing जो दोनों differences हैं वो क्या हैं कि आपके पास जो है instead of computing all the inner products, आप क्या कर सकते हैं कि आप वेक्टर को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, इन्वर्स लें, फिर ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, और जो आपके पास वेक्टर मौजूद है ऑब्जर्वेशन वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करें। तो या इन अदर वर्ड्स के जो ऑब्जर्वेशन वेक्टर्स मौजूद हैं उन ऑब्जर्वेशन वेक्टर्स के थ्रू आपको C जो है वो ऑटोमेटिकली इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। नाउ all both of these set of equations ये जो equations थी at the end of the day अगर ये R के इक्वल है और ये P के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये सेम इक्वेशन है। they are actually called normal equations। मैम कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं इनमें से? कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के आपको किस तरह का सिनेरियो मिला हुआ है, ठीक है। मतलब ये नहीं आपके पास जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनलेस एंड अनटिल के कोई आपको कहे कि नहीं ग्रामियन ही आपने जो है वो यूज करना है। और वी विल एक्चुअली मैंने स्लाइड डाली हुई जिसमें हम ये देखेंगे कि अभी तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि जस्ट बाय कंपैरिजन वी आर सेइंग कि दिस शुड बी इक्वल, लेकिन हम अभी देखेंगे कि दे एक्चुअली आर इक्वल के। तो आपके पास जो है वो एंड दे मतलब लॉजिक भी यही कहती है कि वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट डायरेक्शन से जो है वो हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं। बट अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे सेम फॉर्मेट में इक्वेशंस आ रही हैं तो दे शुड बी इक्विवेलेंट। और इसमें जो है अगेन बिकॉज ऑफ द रीजन के दिस इज एज और ए जो है वो हमारे पास करेगा जब एच और ए जो है वो इन्वर्टेबल होंगे एंड दे विल बी इन्वर्टेबल। द कंडीशन वही है कि आपके पास ये सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, जैसा हमने लास्ट में आर में भी देखी थी, विच मीन्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो आपके पास सारे के सारे कॉलम्स होने चाहिए। इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली मोस्टली जो है ना हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वी विल सी लेटर ऑन के क्यों ये इतना सिग्निफिकेंट है। खैर इसको भी यूज़ कर सकते हैं बट एनीवे हम बाद में जो है वो करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला हमने अभी देखा इसमें जो एक ये वाली जो टर्म है बेसिकली ये जो कंप्यूटेशन है ए हार्मेशन ए टाइम्स ए हार्मेशन, ठीक है, दिस एक्चुअली इज कॉल्ड सूडो इनवर्स। सूडो स्पेलिंग मैम जी बोले। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये एक दफ़ा दोबारा बताते हैं, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो उस टाइम समझ नहीं आ सकी। ये ए हमेशा ए वाली यस मैम, ये हमारे पास ठीक है। मतलब रिलेशन कहाँ से ड्राइव हुआ है? अच्छा ठीक है मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो उससे पहले लेकिन जो है लेट मी जस्ट
कंप्लीट दिस थिंग कि ये वाली जो टर्म हमारे पास आई हुई है जो x से पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको नॉर्मली जो है ना वो a और इसके ऊपर जो है ना एक काइंड ऑफ नॉट नॉट अ प्लस का साइन मगर एक वो जो काइंड ऑफ साइन होता है ना क्रॉस जो होता है कि जो जिसमें ऊपर जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है और नीचे आपके पास ओके समथिंग लाइक दिस कि समथिंग लाइक दिस का साइन जो है ना कि हम करते हैं बट नॉट एग्जैक्टली प्लस इसको सूडो इनवर्स जो है इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब भी आप सूडो इनवर्स की हम बात करते हैं तो वी कंप्यूट दिस थिंग। हम सूडो इनवर्स को फर्दर अभी डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग कि सूडो इनवर्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, let me move briefly describe again कि ये जो चीज़ थी हमारे पास कहाँ से आई थी and then we will move forward. ये वाली जो चीज़ है वो बेसिकली यहाँ तक आपने देखा था कि वी हैव सेट ऑफ इक्वेशंस। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अलग भी लिखी हुई है कहीं पर, ठीक है। वी हैड दिस सेट ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास जो है वो ठीक है ये हमारे पास आ गई थी। एंड देन व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं हर इक्वेशन में से जो है x माइनस ए सी को कॉमन ले रही हूँ और इसके साथ जो है देखें व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज एक्चुअली दिस in all of these equations जो मैं अलग अलग लिख रही हूँ, these are rows and this should be column because rows into column जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं या इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं विच इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया तो रोज इनटू कॉलम होते हैं। तो व्हाट वी हैव सीन इसके जो ये वाला पार्ट है ये तो कॉमन है, जो रोज हैं वो सारों में डिफरेंट हो रही हैं। रोज को मैंने कंबाइन करके जो है इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिख दिया है और ये वाला जो कॉलम है दिस इज कॉमन तो इसको मैंने बाहर ले लिया है। अब ये जो पूरे का पूरा मैट्रिक्स P1H, P2H, P3H, this is actually equal to A Hermitian matrix. और इसको जो है वो हमने एक एग्जांपल से छोटी एग्जांपल से लेके देखा है, यहाँ पे जो है वो करके देखा था कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स उसको मैं कॉलम्स लेती हूँ और कॉलम्स के जो है वो मैं हमेशंस कंप्यूट करती हूँ या ट्रांसपोज कंप्यूट करती हूँ और उनको मैं इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैक करती हूँ तो जो भी मेरे पास मैट्रिक्स आता है इट इज़ ऑलवेज ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। सो इट मीन्स कि मेरे पास जो है वो सो आई एम गेटिंग दिस एज अ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स एंड उसके साथ जो है वो मेरे पास ए हार्मिशियन x माइनस ए सी इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको मैंने सिंपल जो है वो ओपन किया, x इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स अ वेक्टर A Hermitian A C equal to 0 and so I get A Hermitian A C equal to A Hermitian X और यहाँ से C comes out to be A Hermitian A inverse A Hermitian X, ठीक है। and what we are saying is कि this is actually the same as P vector, this will be equal to R और ये हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये चीज़ आती है, ठीक है। ये जो सिंपली है, अच्छा इससे पहले जो है लेट मी एक्चुअली डिफाइन सम फ्यू मोर थिंग्स। ये तो खैर कंपैरिजन करके जो है वो मैंने हमने कहा कि जी पहले हमने इसको सॉल्व किया था इसी इन्हीं डाटा सेट्स के साथ किया था। अब हमने जो है बजाय इसके कि आर और पी एक्सप्लिसिटली कंप्यूट किया, हमने एक ही टर्म में जो है कंप्यूटेशन करने की कोशिश की है। सो बट वी आर सेइंग इज कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो दे शुड बी इक्वल और आगे जो है वो हम देखेंगे कि दे आर एक्चुअली equal, but what they is so we can compute C from this equation also. Instead of explicitly computing R and P, we can just take the observation vector X जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं उनसे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो चीज़ मैंने अगेन डिफाइन की थी कि x के साथ जो भी टर्म्स हम ये डिफाइन कर रहे हैं दिस इज कॉल्ड द सूडो इनवर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी विल टॉक अबाउट लेटर इन दिस कोर्स। फॉर द टाइम बीइंग अब जो और चीज़ हमने देखी थी वी स्टार्टेड विद दिस कि x हैट जो है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू a टाइम्स c और c जो है वो हमारे पास यहाँ से आ गया है। सो इट मीन्स कि x हैट जो मैं अगर कंप्यूट करना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू a टाइम्स a हार्मिशियन a इनवर्स a हार्मिशियन x। सो व्हाट इज दिस टेलिंग मी कि अब आप
देखिए कि सी को भी डायरेक्टली कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं जो व्हाट इज दिस, व्हाट इज एक्स हैट एक्चुअली, दिस इज समथिंग, ओके, सब स्पेस है तो इट हैज टू पास थ्रू origin. X hat is basically projection of X on the subspace X T. So what is happening कि अब आप देखें कि जो ये फॉर्मूला है इसको मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट अप्लाइंग समथिंग ऑन द एक्चुअल वेक्टर जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन वेक्टर था जिसका प्रोजेक्शन कर रहे हैं हम फाइंड आउट, और वहां से आई एम गेटिंग दिस प्रोजेक्शन वेक्टर इटसेल्फ। सो एक तो चीज़ जो हमें यहाँ से एडवांटेज पता चल रहा है इस अप्रोच का वो ये है कि आपको एक्सप्लिसिटली आर नहीं कंप्यूट करना, पी नहीं कंप्यूट करना, सी नहीं कंप्यूट करना, यू जस्ट हैव द मैट्रिक्स ए, और उस मैट्रिक्स ए से आप एक्स हैट कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब मेरे पास जो है वो, अगर मैं x के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी ऑपरेटर, देखें ये जो चीज़ है, ये पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स 4-5 टर्म्स को मिला के जो चीज़ मिल रही है, दिस विल बी अगेन अ मैट्रिक्स एंड आई कैन टेल इट एज सम मैट्रिक्स बी मे बी, और सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि x हैट जो है दिस इज एक्चुअली obtained by operation of a matrix P, a B on X, एंड इसको हमने पहले डिफाइन किया था कि इट मीन्स कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम एक्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक्स हैट मिल रहा है, एंड वी नो कि एक्स हैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ एक्स इन द रेंज स्पेस ऑफ ए, और रेंज स्पेस ऑफ ए मींस कि आपके पास जो भी सब स्पेस है उसके ऊपर आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ले रहे हैं, बिकॉज ये तो चीज़ हमें ऑलरेडी पता है ना कि जब हम जहाँ से स्टार्ट होके चले थे तो वी नो कि ये परपेंडिकुलर हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर लिया हुआ है, एरर वेक्टर जो है, तो दिस इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो व्हाट वी एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हेयर इज कि जिसको यहाँ पे मैंने बी कहा था या यहाँ मैंने लिखा हुआ पी है, दिस इज एक्चुअली द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, बिकॉज व्हाई इज दिस कॉल्ड द प्रोजेक्शन matrix, because this is taking the matrix the vector x to its orthogonal projection. So any linear transformation जो कि matrix को उसके orthogonal projection पे लेके जा रहा है, that we will call it as a projection matrix, because वो उसका component दे रहा है in the direction of those vectors जो कि इस particular इसके अंदर ए के अंदर जो भी मौजूद थे। ठीक है, अगेन दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, इसको हम बाद में जो है वो यूज करेंगे कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स जो है, लेकिन बिकॉज वी नो कि एक्स हैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो इसका मतलब है कि इट हैज टू बी द प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। इसके बाद जो चीज़ मैंने यहाँ पे की हुई है, दीज आर अगेन, दिस इज समथिंग ऑलरेडी हमने क्लेम तो किया था देखने के बाद, बट आई एम प्रूविंग दिस थिंग एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रूफ कि मेरे पास ए हार्मिशियन ए जो है, अभी नो कि इनको कॉलम्स और वेक्टर्स रोज की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। आई कैन राइट पी हार्मिशियन एस P1 P2 से लेकर PM तक, एंड आई कैन राइट दीज एज P1 P2 से लेकर PM तक। ठीक है, अब रोज और कॉलम्स एंड नहीं, रोज एंड कॉलम्स हैं, तो इसका सिंपली जो है मैं P1 प्लस P2 है H P2, ठीक है, सॉरी, रोज एंड कॉलम से तो क्या हो रहा होगा, अब देखें ये एक रो है और ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई है, तो पहला एलिमेंट जो है वो दिस रो इनटू दिस कॉलम होगा, दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम, सो P1H into P2, then I will have P1H into PM। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट में अगर मैं चाहती हूँ तो P2H टाइम्स P1 है, देन P2H टाइम्स P2 है। ठीक है, अब रिमेंबर दिस थिंग कि वी आर राइटिंग इट बिकॉज आपके पास रोज इंटू कॉलम्स की टर्म्स में आ रहा है, एंड सो मेरे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, ईच टर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट।
बिकॉज हार्मेशन है एक, और वो जो रोज इनटू कॉलम्स है, तो हमें पता है कि दिस इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट। रोज इनटू कॉलम्स जो है वो मतलब हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनको हम ले रहे हैं, तो रो वेक्टर इनटू कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर इनटू कॉलम वेक्टर, तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द मैट्रिक्स R. Another way of writing this, the same thing is कि बजाय इसके, this is actually something interesting and different. Okay, let me define. अब बजाय इसके कि मैं A को, एक तो मैंने A को यूं किया था ना डिफाइन कॉलम वेक्टर्स की फॉर्म में P1 P2 to PM. लेट्स सपोज कि मैं A को डिफाइन कर देती हूँ रो वेक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है, विच मीन्स कि मैं इसको कह रही हूँ Q1H, Q2H, QMH. देखिए ये तो हमारे अपने हाथ में है ना कि हम ओके, व्हाट डज इट मीन, लेट मी राइट इट. लेट्स सपोज कि मेरे पास A ये था 1 2 and 4 5. अब पहले मैंने किस तरह इसको डिफाइन किया था, P1 and P2, where P1 was 1 4 and P2 was 2 5. अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इसको Q1 हार्मेशन and Q2 हार्मेशन के तौर पे करती हूँ, which means where Q1 हार्मेशन is 1 2 and Q2 हार्मेशन is 4 5. ठीक है, अब ये देखें, याद रखें कि चूंकि हमने बाय डिफॉल्ट वेक्टर्स की डेफिनेशन ये रखी हुई है कि दे विल बी कॉलम वेक्टर्स, तो जब भी मैं रो वेक्टर्स को करूंगी मतलब आई कुड हैव रिटन इट एज एस Q1 और Q2, लेकिन Q1 और Q2 अगर मैं खाली लिखती तो दे विल ऑलवेज बी कंसिडर एज कॉलम वेक्टर्स. तो हम अगर रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर हम ट्रांसपोज जरूर लगाते हैं सो दैट इट वुड मेक इट क्लियर कि जो वेक्टर अब मैंने लिया है वो मैंने रो वाइज लिया हुआ है, कॉलम वाइज नहीं लिया हुआ. तो अगर मैं इसको रो कॉलम के बजाय रो वाइज लिख रही हूँ तो व्हाट डज इट मीन कि अब मेरा जो AH है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स. ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन कि आपके पास जो आप H है या ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज कॉलम बन जाती है, कॉलम रोज बन जाती है, वी ऑलरेडी नो दैट. So in other words, अगर मैं Q के फॉर्म में इसको लिखती हूँ then it will be what? It will be equal to Q1 कॉलम, Q2 कॉलम से लेकर QM कॉलम तक टाइम्स Q1 हार्मेशन, Q2 हार्मेशन, QM हार्मेशन. अब आप मुझे ये कोई आप में से मुझे बताए कि what will be the अगर मैं रो इनटू कॉलम कर रही हूँ तो मैं इसको अब किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? स्केलर की फॉर्म में. हाँ, सॉरी, कॉलम इनटू रो है, नॉट रो इनटू कॉलम. Q1 is a column मैट्रिक्स and this is the matrix की फॉर्म में. Okay, so what will happen कि this will be actually equal to matrices. This will be equal to Q1 हार्मेशन प्लस Q2. जी बोलें. मैम Q1 हार्मेशन 1 2 और Q2 हार्मेशन 4 5 जो लिए मैम ये समझ नहीं आया. मैंने सिर्फ रो की फॉर्म में लिखा है ना. देखिए ये तो मेरी अपनी रिप्रेजेंटेशन है ना. मैं अगर A को जो है वो इट्स अप टू मी कि मैं A को जो है ये डिफाइन कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने जितने कॉलम्स थे ना उनको एक एक नाम दे दिया है. यस मैम. ठीक है, इसको मैंने P1 कह दिया है और इसको P2 कह दिया है. लेकिन मैं ये भी तो कर सकती हूँ ना कि मैं इसको डिफाइन कर दूं नाम, इसको मैं Q1 हार्मेशन कह दूं, और हार्मेशन मैंने जिस तरह बताया ना सिर्फ इसलिए रिप्रेजेंटेशन में रखा है क्योंकि
वी वांट टू मेक श्योर कि जो भी पढ़ने वाला उसको समझ आए कि रो की बात अब हो रही है, वरना अगर मैं इसको सिर्फ Q1 और Q2 कर दूं ना, तो सिर्फ क्या है कि मैं कॉलम्स के ही नाम चेंज कर रही हूँ, P1 के बजाय Q1 Q2 कर दिया। लेकिन इफ आई एम राइटिंग दिस थिंग ओवर हेयर, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने जो अब ये नेम्स डिफाइन किए हैं, ये मैंने रोज के डिफाइन किए हैं, कॉलम्स के डिफाइन नहीं किए हैं, ठीक है। एंड व्हाई एम आई डूइंग इट, एट द एंड ऑफ द वे रिजल्ट मेरे पास दोनों केसेस में सेम आएगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने आप लोगों को एक, अगर आपको याद हो, एक आपका जो असाइनमेंट 1 है उसमें एक क्वेश्चन ये था कि देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग द मेट्रिसेस, ठीक है। और उसमें ये चीज़ आप लोगों से कही गई थी कि आप जो है वो रो इंटू कॉलम करके उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या कॉलम इंटू रो करके करें, या एलिमेंट बाय एलिमेंट करें, एंड देयर आर अ नंबर ऑफ वेज। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं, बट व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब हमने जो है वो इसको मैंने रो वाइज कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास ए जो है, अब आप देखिए अगर मैं रो वाइज करती हूँ तो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो। तो रोज जो है वो अब मैट्रिक्स के लिए रोज कैसे स्टैक हो रही हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर कॉलम की फॉर्म में मैं मैट्रिक्स को कर रही हूँ तो वो हॉरिजॉन्टली स्टैक हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसीलिए जो है वो हम जो मैट्रिक्स को कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, रो की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब अगर मैंने कॉलम को इस तरह डिफाइन किया हुआ है, ओके, लेट्स मूव टू ए हार्मिशन, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अगर मैं ए हार्मिशन लेती हूँ, ए ये था, तो हार्मिशन का क्या मतलब है कि रोज जो है वो आप स्टैक कर रहे हैं इस तरह की फॉर्म में, और हमने ये एग्जांपल करके भी देखी थी। अब अगर आपने एक्चुअल रो के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हार्मिशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखें आपके पास वो चेंज नहीं हो रहा है, लेट मी एक्चुअली राइट इट अगेन। ए मैट्रिक्स इज 1 2 3 4, नहीं 1 2 4 5। A Hermitian is again 1 2 4 5, ठीक है। अब मैं आपको कहती हूँ कि जी आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, A Hermitian A लेना है, ठीक है। लेकिन आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक तो बहुत ही आसान तरीका है ना, जो कि आप सारे बहुत ज़्यादा जो है वो बचपन से करते आ रहे हैं, ओके। सो ये क्या तरीका है, एलिमेंट बाय एलिमेंट, 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा क्या हो गया, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 एंड सो एंड सो। अब दूसरा मैं आपको कहती हूँ कि नहीं, आपने जो है ना कॉलम इंटू रो करके करना है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज कि आप जो है वो पहले ये कॉलम और इस रो को कंसिडर करेंगे, कर तो आप अभी भी वही काम रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आपने जो कॉलम इंटू रोज का क्या मतलब है कि आपने इसका इसके साथ लिया, उसके बाद सेकंड एलिमेंट के लिए आपने क्या किया, इसी का सेकंड रो के साथ ले लिया, थर्ड एलिमेंट के लिए इसका आपने फिर फर्स्ट के साथ लिया, और फिर उसके बाद जो है वो इसके साथ कर लिया। दूसरी जो ऑप्शन है वो क्या मैं कह सकती हूँ कि नहीं, कॉलम इंटू रो नहीं करना, रो इंटू कॉलम करना है। तो रो इंटू कॉलम का क्या मतलब है कि यू आर टेकिंग दिस and you are multiplying it with this, and then again you are taking this row and you are multiplying with the other column, and then you are doing the same thing with the rows and columns. बात ये है कि हम रिजल्ट जो है वो दोनों केसेस, सारे केसेस में वही आएगा जो आपका एलिमेंट बाय एलिमेंट करके आ रहा होगा, बट द वे ऑफ डूइंग दिस थिंग विल बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट करें कि मैं आपको कहती हूँ कि रोज इंटू कॉलम से करें, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट रो है 1 4, इसको आपने मल्टीप्लाई पहले करना है 1 4 के साथ। क्या मिलेगा यहाँ से आपको, जी ठीक है, और रोज इंटू कॉलम से करना है, ठीक है। तो ये रो लिया और मैंने ये कॉलम कर लिया, तो क्या आएगा 17, सॉरी मैम स्केलर से आएगा, ओके 17 आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कहती हूँ कि आपने करना है
कॉलम इनटू रो, ये क्या आएगा? मैट्रिक्स होगा मैम, 2 and जी 5 2 and 20, नहीं 2 and 20 आएगा, are you sure? 2 and One. 20. मैम 1 2 Mm-hmm. 2 and 4. Okay. अच्छा, now let's complete it on the both ways. ठीक है, अब मैंने जो है वो इसका तो मैंने क्या किया है, पहले फर्स्ट रो लिया था एंड फर्स्ट कॉलम लिया था, ठीक है, इससे मेरे पास ये एलिमेंट आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट कॉलम और लेट्स जस्ट डू इट, आप अपने पास करें और हम जो है इसकी सिर्फ और सिर्फ वो लिखेंगे, आंसर्स लिखेंगे, सो दैट इट विल बी क्लियर। इट शुड हैव बीन क्लियर टू यू आफ्टर डूइंग द असाइनमेंट। मुझे नहीं पता, अभी मैंने चेक नहीं किया असाइनमेंट के उसमें आपने क्या किया हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने वहाँ पे दी हैं आपको, जो पहला सेकंड क्वेश्चन था कोई भी था। एनीवे, सो अब हम अब देखें, मैं अब फिर इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करवाती हैं, देन व्हाट इज हैपनिंग, अब मेरे पास जो है, यानी मैं रो बाय कॉलम करके कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि 1 4 है एंड देन सेकेंड कॉलम इज 2 5। ठीक है, 22 में ये जब मैं करूंगी तो मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 22 यस आएगा ना, ठीक है, एंड 22 is actually what? It is actually the element which I should be getting by सेकेंड एलिमेंट जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का आ रहा होता, ठीक है। एंड देन सिमिलरली जब आप इसको करेंगे इसके साथ तो यू विल बी गेटिंग द थर्ड एलिमेंट, एंड देन इस रो को करेंगे इस कॉलम के साथ तो यू विल बी गेटिंग द फोर्थ एलिमेंट। नाउ लेट्स, जी जी बोलें जी, कोई क्वेश्चन है? नो, ओके। अब लेट्स मूव टू द सेकेंड चीज जो मैं अभी करवाने की कोशिश कर रही थी, जो हम अभी करने की सेकेंड पार्ट में कोशिश कर रहे हैं, ये वाली जो चीज़, ये तो समझ आ गई ना कि कॉलम इंटू रो जो है, ये तो हम सॉरी रो इंटू कॉलम तो बहुत करते रहे। अब कॉलम इंटू रो से क्या आ रहा है, मेरे पास एक तो ये आ गया ना, पहला वाला जो है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम विद सेकेंड रो? जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। फर्स्ट कॉलम विद सेकेंड रो 2 5 2 मैम 4 5 2 8 10 5 4 10 2 5 4 10 2 5 4 10, ठीक है। अच्छा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, मैम ये 1 2 4 5 होना चाहिए था। 1 4 8 1 2 4 5 5 10 क्यों होगा? 5 10 मैम ये फर्स्ट की है बिकॉज मैम 1 2 कॉलम है और 4 5 रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप तो 2 आ रहा है, और फिर 1 को 5 से कर रहे हैं तो यहाँ वाला आएगा, नो राइट? मैम, ऐसे मैम इन हार्मिशियन का हमने कॉलम लिया 1 2 और एक ही हमने नहीं, रो हर्मिशन लिया। की तो बात आप भूल जाए ना, अभी तो मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि आपके पास जो जो ये है ना, ये और ये, आप इसका कॉलम उठाएं और इसका रो उठाएं। नहीं मैम, आपने ठीक है, रो गलत उठाई है। वो कह रही है, इतरत कह रही है कि आपको 4 5 लेना चाहिए ए का। ओह अच्छा अच्छा, ये कह रही हैं आप, सॉरी, मैं समझ रही मल्टीप्लिकेशन गलत होगी। ओके ठीक है, मैंने नहीं देखा ये, मैंने, ठीक है चलें, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 5 8 10 ओके ठीक है, ये मैंने नहीं, ठीक है, 4 5 8 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा, यस राइट? मैम। ओके, एंड देन 4 5 को 1 2 से करूँ तो क्या आता है? 4 8 5 10 4 8 5 10, ठीक है। और उसके बाद अब लास्ट मेरे पास रह गया है 4 5 with 4 5, what am I getting? 16 20 16 20 20 20 20 25, 25 ठीक है। अच्छा, अब आप अगर
इनको आई एम होपिंग कि मैंने जो है ना सारे के सारे कॉलम इनटू रो 1 2 एंड 2 4 ठीक है, और उसके बाद जो है ओके अच्छा, अब आपके पास जो है अगर मैंने ए हार्मेशन ए को अगर खाली किया होता तो व्हाट शुड आई बी गेटिंग 1 + 16। इसमें कुछ गड़बड़ है एक्चुअली, आई एम नॉट गेटिंग 17 एट द फर्स्ट प्लेस। 1 2 1 2 एक मिनट, कहाँ पे मैंने गड़बड़ की है? If I add all of these, I should be getting the same result as, अगर आप directly multiply करें तो क्या आता है? Let me just see. 617 आएगा यहाँ पर. Oops. Yes, ma'am. 17 और यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 2 and 22. Yes, ma'am. और यहाँ पे क्या आएगा? 22. 6. ठीक है, 22 and what else? 24. नहीं, 24. 24? नहीं 29 आना चाहिए शायद। Yes, ma'am. क्योंकि 29 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली ऐड करके मुझे वही वाली वैल्यूज आनी चाहिए। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे मैंने कहाँ पे गलती की है। 1 2 और 1 2 एंड 1 2 तो ठीक है, एंड 1 2 with 4 5 is also correct. इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब आपके पास होना ये चाहिए कि व्हेन यू एड अप ऑल ऑफ दीज matrices you should be getting this answer, which is not something अगर हम 1 1 और 4 5 4 5 को ऐड करें तो ये मैट्रिक्स बनता है फर्स्ट एंड लास्ट। नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मिनट रुके। a is equal to 1 2 4 5 and a Hermitian is 1 2 4 5, ठीक है। और a Hermitian a is actually 1 2 4 5 times 1 2 4 5, which means कि ये मेरे पास तो वही आ रहा है, ठीक है। 17 22 22 and then 29, ठीक है। अच्छा, अब let us not write this thing, लेकिन let's just do। अच्छा, इसको जब मैं इसके साथ करती हूँ तो I am getting column and rows 1 2 and 2 4, right? ओके, प्लस अगर मैं इसको इसके साथ इसी को अगर इसके साथ करती हूँ तो आई एम गेटिंग 4 5 8 10 4 5 and 8 10। और उसके बाद अगर मैं इसको, आंसर्स तो वही आ रहे हैं, लेकिन दिस इज एक्चुअली समथिंग which is something is not right, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास इसको ऐड करके सॉरी मैम, जी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है और जो सेकंड कॉलम और सेकंड रो को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आ रहा है, अगर उन दोनों को ऐड करें तो हमारा ये आंसर आता है। ओके, लेकिन ओके, लेट मी एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि अगर मेरे पास अगर मैं कह रही हूँ कि रोज इनटू कॉलम्स की फॉर्म में करना है तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आई हैव दिस कॉलम, this row
and then this column and this row. तो आपके पास बेसिकली, हाँ जी ठीक है, सॉरी ठीक है, बेसिकली आप जब इस फॉर्म में कर रहे होते हैं तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आपके पास रो इनटू कॉलम प्लस रो इनटू कॉलम, ठीक है, यानी आपके पास सॉरी अगेन मैं उल्टा बोल जाती हूँ, कॉलम इनटू रो, ठीक है, प्लस कॉलम इनटू रो, यानी कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो कॉलम्स हैं उनको आपने कॉरस्पॉन्डिंग रो से अगर मल्टीप्लाई किया और अगर आप इसको ऐड अप करते हैं तो दैट एक्चुअली कम्स आउट टू बी द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि हाँ ये इट शुड बी ओके। सो फर्स्ट column, first column with first row and then second column with second row, इसको जब आप ऐड करते हैं so what are we doing, okay, second column और second row, हाँ ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 16 and 20 and then 20 and 25, okay. So what we are saying, अच्छा इसमें जो चीज़ है ये why is it important, इसमें टाइम सॉरी ज़्यादा लग गया क्योंकि ये जो है somehow I missed that point कि हाँ इसको जो है it should be actually just row into columns, columns into rows जो है उसमें आपके पास जो है वो matrices की फॉर्म में आ रहे होते हैं और इन matrices को ऐड करें तो it should be giving you the answer. Why is it important? बिकॉज आप इन दोनों अगर मेट्रिक्स की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स को ले लें या इस मैट्रिक्स को ले लें या इस तरह के आप किसी भी अगर मैट्रिक्स को लेते हैं तो इस केस में व्हाट वी कैन सी इज के हमारे पास जो मेट्रिसेस आपके पास जितने भी बन रहे होंगे रोज इनको कॉलम के साथ, अब इसको देखें इसका जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है वो चलें खैर इसको मेरा ख्याल है अब हम वो पहले इसको वो करते हैं, इसका मैं अगली क्लास में जिसको दोबारा डिस्कस करूंगी। बट द थिंग इज़ के व्हाट वी आर सेइंग इज के हमारे पास जो है दिस इज एन अदर व्यू ऑफ राइटिंग, ओके सॉरी। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हम जो है वो अगर एक तो तरीका यही है जो कि हमने देखा हुआ है कि हम डॉट प्रोडक्ट जो है वो ले लें और उससे हम आर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम बहुत सारे मेट्रिसेस जो हैं विच आर ऑब्टेन्ड बाय कॉलम्स इनटू रोज से जो है कॉलम्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग रोज से, सॉरी आई जस्ट मिस दैट पॉइंट कि आपके पास सेम रोज जो है वो सेम कॉलम के जो फर्स्ट कॉलम को आप फर्स्ट रो से करें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो से करें, थर्ड कॉलम को थर्ड से करें एंड देन यू ऐड अप ऑल ऑफ द कॉलम्स एंड रोज, देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग द सेम मैट्रिक्स। अगेन इस चीज़ को हम फर्दर जो है बाद में यूज़ करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ओके हमारे पास एक्चुअली एग्जाम्पल का टाइम ही नहीं बचा। एनीवे सो एंड वेटेड को हम फिलहाल रोकते हैं। लेट मी जस्ट टच दिस एग्जाम्पल, लीनियर रिग्रेशन की एग्जाम्पल। पहले तो मुझे ये बताएं कि लीनियर रिग्रेशन आप में से कितने लोगों को पता है कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लीनियर अलजेब्रा, मशीन लर्निंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है और बहुत सी जगहों पे यूज होता है। सिंपली जी किसी को पता है? जी मैम ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड ठीक है, टू इंडिपेंडेंट और टू से ज्यादा वेरिएबल्स का लीनियर रिग्रेशन जो होती है बेसिकली दैट इज फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो है वो हाइट ऑफ द पीपल्स हैं और हाइट और वेट का प्लॉट कर रही हूँ मैं और आपको जो है ना वो डेटा गिवन है, हाइट का डेटा है और वेट का डेटा गिवन है। अब आपको देयर इज अ जेनेरिक जो हमारे पास एक लॉजिक है वो ये कहेगी कि
अगर हाइट बढ़ती जाएगी तो समहाउ जो है वो वेट भी बढ़ना चाहिए उसूलन जो है ना, क्योंकि नॉट नेसेसरली मतलब ये नहीं है कि इसमें जो है कि अगर आपके पास जो लोग दिस इट इज़ इम्पॉसिबल कि हाँ हमारे पास जो लोग छोटे हाइट के हैं वो लंबे हाइट वालों से ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं हो सकते, बट दिस इज़ अ जनरल ट्रेंड। मगर द थिंग इज के एग्जैक्टली सेम रेशो में नहीं बढ़ रही होगी, विच मीन्स कि अगर मेरे पास जो है वो लेट सपोज के 10 लोग हैं जिनकी हाइट्स और वेट का मैंने चार्ट बनाया हुआ है, तो मुझे कुछ इस तरह का जो है वो 10 डॉट्स नजर आ सकते हैं कि विच विल बी स्कैटर्ड इन दिस मैनर। अब इसमें जो है मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि इन जनरल व्हेन एवर द हाइट इज इंक्रीजिंग द वेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। और लेट सपोज के एक और कुछ इस तरह का प्लॉट है कि ये तो हाइट के साथ जो है वो वेट बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन लेट सपोज के आपके पास जो है वो एक मैंने जो है वो प्लॉट किया हुआ है कि नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, और उसके साथ हम किस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं जो कि कम हो रहा हो। नंबर ऑफ आवर्स आप अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, चांसेस ऑफ ओके नंबर ऑफ आवर्स लाइक स्टडीड कर लेते हैं, ठीक है, और चांसेस ऑफ फेलियर कर लेते हैं, ठीक है, या फेल जो है आपके पास। तो अब इसके दरमियान एक इस तरह का रिलेशनशिप होगा कि इन जनरल अगर नंबर ऑफ आवर्स जिन स्टूडेंट से ज़्यादा पढ़े हैं उनके चांसेस ऑफ फेलियर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। बट मतलब एग्जैक्टली अगेन इट इज़ नॉट अ मस्ट कि जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो वो टॉप ही हमेशा करेगा, बट दिस इज़ इन जनरल लॉजिक के जो ये कहती है कि इट शुड बी डिक्रीजिंग। इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट इज़ हैपनिंग कि हमारे पास जो है वो जो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि इस केस में जो है वो एक के बढ़ रहा है, इस केस में जो है वो एक के साथ दूसरा कम हो रहा है। इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाट विल हैपन, अगर फर्ज करें कि आपको ये कहा जाता है लेट्स सपोज कि यहाँ पे जो है आपके पास जो डेटा गिवन है वो है हाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम 4 फीट से लेकर 5.5 फीट तक के जो लोगों का डेटा है यहाँ से यहाँ तक, और उनका ही वेट है और हाइट है, और कोई आपसे कहता है कि फर्ज करें कि कोई 6 फीट का अगर आ जाता है तो वट इज द चांस के उसका वेट क्या होने के चांसेस है। अब आपको वो डेटा तो मौजूद नहीं है, ठीक है, बट यू कैन एक्चुअली जस्ट यू कैन जस्ट से कि अच्छा इस तरह का रिलेशनशिप है, तो इसका मतलब है कि समहाउ जो भी नंबर मेरे पास यहाँ पे कहीं पर आ रहा था 6 फीट अगर यहाँ पर है तो जो ये नंबर आ रहा था उससे थोड़ा ऊंचा ही जा रहा होगा जो है ना, और अप्रोक्सीमेटली ये होगा। सो बेसिकली व्हाट वी लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो ये रिलेशनशिप है एग्जैक्टली तो हम नहीं करते, क्योंकि एग्जैक्टली तो अगर मैं इस फर्ज करें कि इसको प्लॉट करना शुरू करूं तो वो तो जिगजैग सी लाइन बन जाएगी। लीनियर रिग्रेशन में हम क्या करते हैं कि हम लीनियर कोई लाइन या कोई भी लीनियर 2 डायमेंशन में या स्पेस जो है 3 डायमेंशन की अगर बात करें तो कोई स्पेस इस डेटा पे फिट करने की कोशिश करते हैं। अब वो फिट हम किस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि हम अब देखें लाइन जो लगाने का, ये जो लाइन मैं बात कर रही हूँ इसका ये लाइन ऐसे भी लग सकती है, ये लाइन जो है इफ आई वांट आई कैन एक्चुअली हैव दिस लाइन आल्सो, ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये लाइन भी लगा सकती हूँ जो थोड़ी सी इस तरफ स्लांटिंग हो। बात ये है कि अब ये लाइन एक इस तरह का तो रिलेशनशिप तो है, या सिमिलरली इसमें जो है देयर आर नंबर ऑफ वेज के जिसमें ये लाइन लग सकती है, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड द लाइन ऑफ बेस्ट फिट विच मीन्स के जो कि कम से कम एरर दे रही हो, और वो लाइन जो है जिस तरह जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन ली है इसका क्या मतलब है कि वी विल ट्राई टू फाइंड अ लाइन जो कि हर पॉइंट से अगर मैं इंडिविजुअली एरर कंप्यूट करती जाऊं तो और उन सारे एरर्स को जो है वो एंड में मैं सम अप कर दूं, तो जो लाइन मुझे मिनिमम एरर प्रोवाइड कर रही होगी दैट शुड बी द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और जिसको हम रिग्रेशन लाइन कह रहे होंगे। बेसिकली दिस इज व्हाट वी, और फिर जब आप क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें तो एक तो प्रिडिक्शन तो हो सकती है। अब आप प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, अब फर्ज करें कि अब एक दफा आपने वो बेस्ट फिट लाइन जो है आपको मिल गई है, ठीक है, कि लेट सपोज के यू हैव फाउंड के जी दिस इज द बेस्ट फिट लाइन, कि ये वाली जो लाइन है ना दिस इज द बेस्ट फिट लाइन,
तो अब आप क्या करेंगे कि जब आपको ये पता चल गई है तो आपको अगर मैं ये कहती हूँ कि जी 6 फीट वाले का बताएं कि वो 6 फीट जिसकी हाइट है उसका वेट क्या होगा, तो यू कैन अप्रोक्सीमेटली से कि जी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये लाइन जहां पर जाके टच कर रही है वेट एक्सिस को, उतना अप्रोक्सीमेटली ये होगा विद सम एरर। प्रिडिक्शन हो सकती है। दूसरी चीज क्या कि इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे कि आप ये कह देंगे कि जी अब फर्ज करें कि हमने ये कहा है कि जी 2 क्लासेस हैं, एक जो है ना वो स्लिम लोग हैं और दूसरे जो है ना वो नॉट स्लिम है, ठीक है। तो अब व्हाट आई कैन से इज कि अच्छा अब मेरे पास ये लाइन है ना, इसके नीचे नीचे वाले जो है ना इनको हम स्लिम की कैटेगरी में कर सकते हैं, उनके ऊपर ऊपर वालों को जो है वो हम नॉन स्लिम की कैटेगरी में कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज अगेन द सेम थिंग कि आपने एक बाउंड्री बना ली है। अब मैं स्लिम को जो है वो कह देती हूँ कि जी क्लास 1 है, और जो नॉट स्लिम है इसको क्लास 2 कह देते हैं। अब हमने जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेटा दिया एंड समहाउ हमें ये पता चल गया कि अच्छा इन जनरल इस एरिया में जो है वो कितने हाइट वाले लोग आने चाहिए और इस एरिया में जो है वो कितने हाइट वाले लोग आने चाहिए। मैंने अपना एल्गोरिदम जो है, ये मैंने जो भी अपना सिस्टम बनाया है, मैंने उसको इस पर ट्रेन किया, उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे के जो है समहाउ ये वो करवा दिया कि जी ये रिग्रेशन लाइन के आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती हैं। अब मेरे पास कोई नया आता है, लेट्स सपोज कि कोई एक पर्सन आता है कि जिसकी हाइट जो है वो सपोज करें कि हमारे पास जो है वो इस रेंज में है, जिसका वेट जो है वो इस किसी रेंज में मुझे मिल गया है। तो व्हाट आई कैन से इज कि अच्छा मोस्ट प्रोबेबली इसकी हाइट जो होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में डिफाइंड होगी, या ये कि जब वेट आ गया है तो आई कैन ऑलवेज मेक अ गेस बेस्ड अपॉन द डेटा कि वो स्लिम में होना चाहिए उसको या नॉट स्लिम की कैटेगरी में होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन जो मशीन लर्निंग है वो बेसिकली सिर्फ इसी उसके ऊपर बेस करती है। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर नहीं बेस करती। अब ये वाली जो चीज़ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि क्लासिफिकेशन इज दैट सिंपल कि बस आपने एक लाइन लगाई और उसके आगे पीछे आपने करके जो है वो कर दिया, बट द आइडिया इज सेम कि सम हाउ आप बेस्ट वे में डिफरेंट ग्रुप्स को डिफाइन कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 क्लासेस की बात की है ना, या 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो है वो इसी में जो है वेट हाइट वाला जो है आपको किसी ने कहा है कि जी बचपन से लेकर जो है वो कोई 20 ईयर्स तक के लोगों का डेटा मौजूद है, तो जाहिर है कि जो बहुत छोटे लोग हैं 0 से 5 वाला उनका डिफरेंट होगी, उससे अगले डिफरेंट होगी, उससे अगला डिफरेंट होगी। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ क्लासेस। आप क्या करेंगे जब नंबर ऑफ क्लासेस है तो यू वुड लाइक टू फाइंड द बाउंड्रीज जो कि उनको बेस्ट पॉसिबल डिवाइस करें एंड बेस्ट पॉसिबल डिवाइड कर रहे हो, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज बाउंड्रीज यू कैन डिफाइन द प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन बोथ। तो यहाँ पर जो है, और ये वाली चीज़ आपने कैलकुलस में तो डेफिनेटली की हुई भी है, क्योंकि अब देखिए ना, अगर आपको कोई लाइन वो करनी होती है तो लाइन के लिए क्या चाहिए होता है, जब इफ you are plotting a line, you need y equal to ax plus b की हम बात करते थे, ठीक है। और जबकि क्या था कि x was the point on the x axis, y was the point on y axis, और उसमें लाइन अगर हम फिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है a and b are the intercept and slope, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको आइडिया तो है, लेकिन अगले में क्लास में ज़ाहिर हम ये बात करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन में जो है वी डू द सेम थिंग बट नॉट यूजिंग, हम जो है वो लीस्ट स्क्वायर यूज़ करके करेंगे लीनियर रिग्रेशन। व्हाई? बिकॉज अगेन द सेम पॉइंट कि वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लीनियर अलजेब्रा, कि हम जो है वो कैलकुलस को जो है वो नहीं कर सकते। अदरवाइज आप स्लोप वगैरह फाइंड आउट करके डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं ये लीनियर रिग्रेशन वाली लाइन, लेकिन हम जो है वो लीस्ट स्क्वायर के थ्रू एरर मिनिमाइज करके वी विल ट्राई टू सी के लाइन किस तरह से फिट हो सकती है। बट द आइडिया ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा जो है जगहों पे नज़र आ रहा होगा। ओके, लेट्स स्टॉप हियर। और अगर कोई क्वेश्चन इस यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर इन द नेक्स्ट क्लास। और अगेन मैं अनाउंस कर देती हूँ कि फ्राइडेज को आपका क्विज हुआ करेगा फ्रॉम 5:30 to 6 PM। आधे घंटे का जो है वो जिस फ्राइडे पे जिस वीक में भी हम अनाउंस करेंगे, और नेक्स्ट वीक में जो है वो आपका आज तक की क्लास में जो कुछ भी हमने किया है वो सब अगले क्विज में जो है वो अगले फ्राइडे को इंशाल्लाह क्विज होगा। और दूसरी चीज़ ये कि 25 नवंबर को जो है वो आप लोगों का मिड है।
और आई वुड एडवाइज यू कि प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए, क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए एंड देन स्टार्ट टू वर्क। मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपको असाइनमेंट नहीं भी मिल रही है, जितने टॉपिक्स हम करते हैं उसके आपको क्वेश्चंस ऑनलाइन ज़रूर मिल जाएंगे। सो जस्ट ट्राई टू डू दिस, अदरवाइज़ ऑनलाइन क्लासेस हैं तो आप लोगों को जो है, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स नॉर्मली थोड़ा ऑनलाइन में वो कर जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं इन द सेंस, क्योंकि ज़ाहिर है टीचर को नहीं पता चल रहा होता कि कैसे उनसे चीज़ें पूछी जाएं, और सो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू अगर आप लोग सारे के नहीं रखते हो। लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट ने इस तरह से किया था कि दे डिडेंट वॉच द वीडियोस और क्लासेस अटेंड नहीं की थी, और उसकी वजह से जो है वो फिर मार्क्स एंड में आप सफ़र करते हैं। तो आई वुड जस्ट एडवाइस कि बी रेगुलर इन द क्लासेस, और अगर आप किसी रीज़न से नहीं आते तो वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू। और